तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी स्टडी में। और आज हम लोगों का पार्ट लास्ट होने वाला है इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का। जैसे कि पता है कि हम लोग लुसेंट पढ़ रहे हैं और लुसेंट हिस्ट्री में आज एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट होने वाला है। इसके बाद मेडाइवल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 30वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ पे? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के समान थे, मतलब उनके समकालीन थे, कुषाणों के समकालीन थे संभवतः। कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे और इन्होंने स्थापना की। कब से कब तक रहे? 240 से 280 के बीच रहे। गुप्त वंश का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जो 280 से 320 ईस्वी तक हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। वह 320 ईस्वी में गद्दी बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया और इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत आया 319 से 320 तक की शुरुआत गुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 320 की शुरुआत में की थी, गुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवत के 9 शासकों और दक्षिणावत के 12 शासकों को हराया। ठीक है, पूरे 21 लोगों को हरा दिया था इसने। ठीक है, इन विजयों का इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था और उत्तरावर्त के आर्य शासकों को 9 शासकों को हराया था। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इसे कविराज भी कहा गया। विष्णुगुप्त वो विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। कौन था? हरिशेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी और ये मैंने एक बार क्वेश्चन गलत कर दी थी, एग्जाम में आता कि इलाहाबाद जो प्रशस्ति है वो किसने लिखा है। इसे हरिशेन से मिलता जुलता कोई और एक और था, वो मैंने लगा दिया था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला। गया व नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख समुद्रगुप्त परम भागवत कहा था। उसी पे लिखा गया परम भागवत। गया और कहाँ से मिला है? नालंदा से मिला है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 में गद्दी पर बैठा। इसी के समय में चीन का बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। कौन आया था? फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। किसके? चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और यह उपाधि इसे पूर्व कब 500 ईस्वी ईसा पूर्व में 500 ईस्वी ईसा पूर्व में जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और यह उपाधि इसे 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। शाव जो था चंद्रगुप्त सेकंड का राज्य कवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या की प्रमुख केंद्र थी। विद्या की क्या थी? प्रमुख केंद्र थी। कौन थी? पाटली और उज्जैनी। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। मंडली निवास करती थी। इन्हें नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास थे, संभवतः इनमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी थे, छपड़क थे, जो फलती ज्योतिष के विद्वान थे छपड़क। ठीक है, और अमर सिंह थे, कोशाकार थे अमर सिंह। और शंकु थे, ये वास्तुकार थे। बैताल भट्ट या घटपरक थे, ये वराहमिहिर खगोल विज्ञान थे, ये दोनों लोग। ठीक है, और वरुचि थे, ये विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शिव पदावलंबी था। इसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण किया था। वीरसेन व्याकरण और न्याय मीमांसा शब्द का प्रकांड पंडित था या विद्वान था। एक कवि भी था वीरसेन। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट हुए। ये गोविंद गुप्त, ये 415 ईसा से 454 ईसा तक हुआ। कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त, इनको 2 कहते थे। हालांकि कुमारगुप्त से ये प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आयकरों के या आकारों के अनेक मठों का संकुलन है। नालंदा के
बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेन सांग के अभिलेख पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की निम्ब कुमारगुप्त फर्स्ट की द्वारा 5वीं पीढ़ी शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य पूर्ववर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता है। उन्होंने इस विलक्षण विद्वान विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात से प्रमाण मिलता है कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय जैसे कि थेरवाद, महायान और वज्रयान सिद्धांत यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। इसमें चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा के आसपास स्थित बोध गया और कुकीहारा आदि केंद्रों में आते थे। कौन कौन से केंद्र थे भाई? बोध गया था और कुकीहारा इसका बौद्ध केंद्र था। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जो 555 से 567 तक हुआ। ठीक है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। स्कंदगुप्त ने परदत्त, जो सौराष्ट्र का गवर्नर, नियुक्त हुआ। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों पर आक्रमण शुरू हुआ था। अंतिम जो गुप्त शासक था वो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गुप्तना कहा गया। क्या कहा गया? गुप्तना कहा गया। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई जिसको भूति या प्रांत थी, जिसके शासक को उपरिक, देखिए देश थी उसके शासक को गोपना और दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति या प्रांत, इसके शासक को उपरिक कहा गया। जो भुक्ति थी, भुक्ति के नीचे का विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसे हम लोग प्रमुख, उसके प्रमुख को विषय पद कहते हैं। जो भुक्ति के नीचे थी उसको हम लोग जिला या प्रशासनिक इकाई कहते थे, उसके हम लोग को विषय पद कहते थे। पुलिस विभाग का साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक कहलाता था और एक अन्य सदस्य मात्र कहलाता था। 2 सदस्य होते थे, मुखिया को ग्रामिक और उसके साथ एक अन्य सदस्य होता जिसे सदस्य को मात्र कहलाते थे। ग्राम समूह में छोटी इकाई को पेट कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम समूह जो छोटी इकाई होती थी उसे पेट कहते थे। गुप्त शासन कुमारगुप्त के दामोदरपुर तामपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों को क्रियाकलाप में उल्लेख मिलता है। भू राजस्व का उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम या विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जिसमें से जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, जैसे क्षेत्र था, कृषि करने योग्य भूमि थी क्षेत्र। वास्तु जो था ये वास करने योग्य भूमि थी वास्तु। चरगाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। और सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसको सिल कहते थे। अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अपृहत कहते थे। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अपृहत कहते थे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेष्ठी के प्रधान को ज्येष्ठक कहता था। ज्येष्ठक क्या कहता था? श्रेष्ठी के प्रधान को। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। क्या था? उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रे जारी किए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रे जारी एग्जाम में आता है भाई, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रे, सबसे पहले सिक्के का मुद्रा किसने जारी किया? सबसे पहले सिक्का किसने जारी किया? ठीक है। सांकेतिक सिक्का किसने जारी किया? ये सब आता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेख को दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार कहता था। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे चांदी के सिक्के। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, जैसे विष्णु मंदिर है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भूमरा नागोदा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना ठाकुर मध्य प्रदेश में, दशोतार मंदिर ईंटों से द्वारा निर्मित है, ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में, और शिव मंदिर जो है खोह नागोदा मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, ये भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण मंदिर। ठीक है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जाति के रूप में अगर कहे तो कहाँ मिलता है सर्वप्रथम वर्णन? औष्णम स्मृति मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का ही मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एड़ अभिलेख मिलता है, जिसमें किसी
भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती होने का उल्लेख मिलता है। भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहते थे। क्या कहते थे? गणिका कहा जाता था। वैश्य वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहता। जो वृद्ध वैश्याएं हो गई थी उन्हें कुट्टनी कहा जाता था। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन मैं पढ़ दूंगा आराम से। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अपने राजधर्म बनाना इनको अपने राजधर्म बनाना था। विष्णु वाहन गरुड़ गुप्तों का राजीन था। विष्णु का जो वाहन था गरुड़, वो गुप्तों का राजीन था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर और दशावतार मंदिर है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? देवगढ़ के जिला ललितपुर में दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के किनारे है दशावतार मंदिर। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं के वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें से गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा संख्या 16 में उत्कट मणासन राजकुमारी क्षेत्र का प्रशंसनीय है। ठीक है, कौन सी है? कौन सी राशि है भैया? इसमें उत्कट मणासन राजकुमारी का चित्र इसमें लिखा हुआ है। गुप्त संख्या 17 में, या गुप्त संख्या जो गुप्त गुफा संख्या 17 है, उसमें चित्रों को चित्रशला कहा गया। क्या गया? चित्रों को चित्रशला कहा गया। इस चित्रशला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उदित किए गए। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। कौन से? महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत के काटकर बनाई गई है। विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत के संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। इसमें बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसमें 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मित्रभेद, दूसरा भाग है मित्र लाभ, तीसरा भाग है संदेह विग्रह, चौथा है लब्ध प्रमाण और पांचवा है अपरीक्षा करेक्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। कौन सा? आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के वास्तविक कारण बताया। आर्यभट्ट ने पहला भारतीय नक्षत्र विज्ञान था जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्रह्ममायी ने बृहद संहिता, पंच संहिता, बृहजक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल विषयों की चर्चा थी। देख लो, उतने समय पहले इन सब चीजों पे बात हो चुकी है भाई। अभी तो कोई करता भी नहीं, बहुत कम करता है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। उन्होंने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। उससे पहले ही पूर्व कल्पना कर ली कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर ही गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। भाई चोरी कर लिया न्यूटन ने। आज सब लोग न्यूटन कहते हैं। कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, सबसे पहले संग्राहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधित ग्रंथ है जिसकी रचना वराहमिहिर 12वीं शताब्दी में की गई थी। इसमें ब्रह्मांड की रचना और आंतरिक के बारे में या अंतरिक्ष के बारे में अवधारणा सम्मिलित मिलती है। कौन सी है? संग्राहिणी सूत्र। गुप्त काल में पलकाव ने पशु चिकित्सा और हस्त्यायुर्वेद, यहाँ पे लिखिए, थोड़ा सा लिखा है शायद हस्त्यायुर्वेद लिखा है, हस्त्यायुर्वेद। ठीक है, पलकाव, देखिए एक बार फिर से पढ़ता हूँ। गुप्त काल ने पलकाव में पशु चिकित्सा पर हस्य आयुर्वेद लिखा। ठीक है, नवीनतम रचना गुप्त काल में लिखी गई। इस पुस्तक में नुक्श, सूत्र और उपचार विधियां लिखी गई। नवीनतम पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में होती है, जिसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा थी। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक कहा था। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने के लिए कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के शासकों के मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य का सृजना के लिए समरणीय है। भास के 13 नाटक इस काल के। शुद्धक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी के
खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्य का प्रेम बढ़ता है, प्राचीन नाटकों में सर्वो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है। इसकी गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद भारोपियों में हुआ है, भारोपीय भाषा में हुआ है। ऐसा प्रथम रचना भागवत गीता है। यह द्वितीय रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, और प्रथम रचना कौन सी है? भगवत गीता है। संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। नगरों की क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट यहां से देखेंगे वाकाटक वंश। वाकाटक वंश यहां से देखेंगे। देखिए, वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी, लगभग विंध्य शक्ति के नामक व्यक्ति ने की थी। कौन से व्यक्ति? विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्व सातवाहनों के अधीन बराबर या बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। कौन से? बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, जो 275 से 335 इसी तक शासक हुआ। वाकाटक का प्रथम अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, और पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक का साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा बाशीय, जिसे बरश गुल्म कहा गया। कौन सी? प्रधान शाखा तथा बाशीय शाखा, जिसे बरश गुल्म शाखा, दोनों शाखाओं के समांतर रूप से शासन किया। कौन कौन सी? प्रधान शाखा और बाशीय शाखा, जिसे बरस गुल्म कहा गया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, जो 335 से 360 ईस्वी तक, और भगवती गुप्त का संरक्षण काल 390 से 410 ईस्वी तक। प्रवेशन जो द्वितीय है 410 से 440 ईस्वी तक, और नरेंद्र सेन है 440 से 460। उसके बाद पृथ्वी सेन द्वितीय है 460 से 480। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इस संबंध में स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन वयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल रहा। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवर्षण द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन सेकंड वाकाटकों की प्रधानता या प्रधान शाखा पर अंतिम शासक थे। उसके बाद उसका राज्य बाशिम शाखा के हरिशेन के हाथों में चला गया। कौन से भाई? बाशिम शाखा के हरिशेन के हाथों में चला गया। बाशिम शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा का स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र शर्वसेन ने की थी। यह वत्सलगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और वत्सलगुल्म महाराष्ट्र का अकोला जिले के आधुनिक बाशिम में स्थित था। बाशिम शाखा के प्रमुख राजा शर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय, जो 350 से 400 तक रहे, और प्रवरसेन द्वितीय, जो 400 से 415 तक रहे, और हरिसेन जो रहे 475 से और 510। हरिशेन बाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। हरिशेन बाशिम। वाकाटक वंश का राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य और सेतुबंध की रचना की, तथा इसे शर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकीय कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय के राज्य में निवास किया था, जहां उन्होंने सेतुबंध संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। कहाँ पे? सेतुबंध वैदर्भी शैली में लिखा था।
वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ये विष्णु और शिव के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय ने सामंत व्याघ्रदेव की रचना नचना के मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से थे? व्याघ्रदेव थे, इनका नचना मंदिर का निर्माण कराया था। अजंता का 16वां और 17वां गुफा विहार 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों ने किया था। अजंता में जो 16वां और 17वां गुफा विहार है, 29वें गुफा विहार चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। यहां से देखें पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखिर, पुष्यभूति, परवती, गुप्त और गौंड प्रमुख थे। राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति था या संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्धमान थानेश्वर स्थान था। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता तथा जन्मदाता थे। ठीक है, स्वतंत्रता तथा जन्मदाता थे। प्रथम प्रभावी शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा महाधिराज की उपाधि और सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखिर राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौंड नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। मित्र ने धोखा दे दिया भैया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को शैलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी राजधानी बना लिया, कन्नौज को राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुए। चीनी यात्री हेनशान हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे। हेनशान के यात्रियों को राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने व बौद्ध ग्रंथ सीखने के लिए के उद्देश्य भारत आया था। 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे और 643 ईस्वी में 643 से 645 ईस्वी तक 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त कर लिए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में भी हर्ष ने अपने कुल देवता शिव की परम भक्तता चीनी यात्री हेनशान से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म और महायान शाखा को राजश्री प्रदान किया था, तब वह पूर्ण बौद्ध बन गया हर्षवर्धन। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय या महावीर जो महायान ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जैसे महामोक्ष परिषद कहा था। हेनशांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। हेनशांग बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित और कादम्बरी की रचना की थी। बाणभट्ट के गुरु भरचू नाम था इनका। बाणभट्ट के गुरु कौन थे भैया? भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष को पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिखे। धावक नामक कवि। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा और महासामंत कहा जाते थे। जो अधीनस्थ राजा होते थे उसे महाराजा या महासामंत कहा जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद में मंत्री को सचिव या आमंत्र कहा गया। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का शासक को राजस्थानीय या उपरिक और राष्ट्रीय कहा जाता था।
भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। ठीक है, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था और जिलों की संज्ञा थे विषय जिसका प्रधान विष्पति होता था। कौन होता था जिलों की संज्ञा का जिसका प्रधान होता था? विष्पति। विषय के अंतर्गत कई पाठक जैसे आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम शासन की प्रधान ग्राम पक्षपटली कहा जाता है। क्या कहते थे? ग्रामा पक्षपटली कहा जाता था। देखिए, हर्षचंद्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद मंडी प्रधान सचिव को मंडी कहते थे और सिंहनाद प्रधान सेनापति को शेनाद कहा जाता था। कुंतिल अश्वसेना का प्रधान कुंतिल होता था और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता है स्कंदगुप्त। कौन होता था? गज सेना का प्रमुख होता है स्कंदगुप्त। ठीक है, पुलिसकर्मियों को बांटा गया था। ठीक है, पुलिसकर्मियों को बांटा गया था। पुलिसकर्मियों को बांट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक या दंडिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। दंडपाशिक या दंडिक जो होता था पुलिस विभाग का अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। अश्वसेना के अधिकारियों और बृहदेश्वर पैदल सेना, अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को ब्लाधिकृत और महाब्लाधिकृत कहा जाता था। देखिए, अश्वसेना के जो अधिकारियों थे उन्हें बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को ब्लाधिकृत या महाब्लाधिकृत कहा जाता था। हर्षचंद्र ने सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। हर्ष ने प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया। यहां से देखेंगे हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे पल्लव वंश। पल्लव वंश का स्थानीय संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। ये 575 से 600 तक था। ठीक है, इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अबनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अबनी सिंह विष्णु ने मलालापुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था। कीर्तार जोनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। कौन से सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे ये? पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए जैसे क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम जो 600 से 630 ईस्वी तक रहे और नरसिंह वर्मन प्रथम जो 630 से 668 ईस्वी तक और महेंद्र वर्मन द्वितीय जो 600 से 68 से 670 ईस्वी तक रहे और परमेश्वर वर्मन प्रथम जो 670 से 700 तक रहे। उसके बाद आए नरसिंह वर्मन जो 700 से नरसिंह वर्मन सेकेंड जो 700 से 728 तक रहे और नंदी वर्मन आए सेकेंड जो 730 से 800 तक रहे 730 से 800 तक रहे। मत विलास प्रशासन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। मत विलास प्रशासन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था परंतु बाद में तमिल संत अप्पयार की प्रभाव से आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा था का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। ये रथ मंदिरों की संख्या 7 है। यह रथ मंदिर में सबसे छोटी द्रौपदी रथ जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है द्रौपदी रथ में। नेक्स्ट वातापी कुंड या महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी जिसके शासन काल में चीनी यात्री हुएनसोंग कांची आया था या हुएनसोंग कांची आया था। ये परमेश्वर वर्मन और शैव मतानुयायी था। जो परमेश्वर वर्मन था ये शैव मतानुयायी था। इसने लोकादित्य और एकमल गढ़जय उसके बाद से अत्यंत काम और उग्रदंड और गड़ु भाजक आदि की उपाधि धारण की थी। महाबलीपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण भी करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विधा प्रेमी था और इसने अपनी विधा विनीति की उपाधि धारण कर ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड था। उन्होंने राजा सिंह और राजाओं में सिंह आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त शिव का उपासक भी उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करा जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा था। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों का आदमकट तस्वीर ली गई है। एलोरा की गुफाएं 16 में कैलाश मंदिर की बाईं दीवार
पर 8वीं शताब्दी में बनाए गए आकृति में रावण के कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया, जिस पर शिव व पार्वती के साथ विराजमान है। दस कुमार चरित्र दस कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन सेकंड ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिमरही अलवार नंदी वर्मन सेकंड के समकालीन थे। नंदी वर्मन थर्ड ने शैव मत का न्याय था। नंदी वर्मन जो थर्ड था वो शैव मत का था। तृतीय जो था, इसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेव नार रहता था। पेरुंदेव नार निवास करता था, जिसने भारत वेड़वा नामक ग्रंथ की रचना की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था जो 948 से 980 तक रहा। पल्लव काल में कवि भरवी को लोकप्रिय रचना कीर्तार्जुनीयम लिखी थी। भरवी की लोकप्रिय रचना कौन थी? कीर्तार्जुनीयम। चोल देखें, यहां से चोल देखें। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव की वंशावशेषों पर विकसित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय जो 850 से 87 तक थे। इसकी राजधानी तंजय या तंजोर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजाराज पेरुथच्चन था। ठीक है, पेरुथच्चन यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और शिशुभ शूदनी देवी का मंदिर बनाया। कौन सी थी? निशुभ शूदनी देवी का मंदिर बनाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कुंद क्या लिखा है भाई, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, क्या दिख नहीं रहा है? कोंडराम की उपाधि धारण की थी। ठीक है। कोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तक थर्ड ने परकांत फर्स्ट को पराजित किया था और युद्ध में परकांत फर्स्ट का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने परकांत को पराजित किया। युद्ध में परकांत का बड़ा लड़का भी मारा गया, जिसका नाम था क्या? राजदित्य। राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिर जो 5वें थे को भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी। राजा राज सेकंड जो फर्स्ट थे, श्रीलंका को विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत मुमडी चोल मंडलम, भाई नाम थोड़ा अजीब अजीब है, मुमडी चोल मंडलम। ठीक है, ये लिखा है मुमडी चोल मंडलम। राजधानी पोलन रुआ बनाया। क्या नाम है? मुमडी चोल मंडलम। राजा फर्स्ट ने शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद नरेंद्र या राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी या गैंगकोंड चोल्लम की उपाधि धारण की थी और नवीन राजधानी गैंगकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगा नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था इन्होंने। चोल काल में भूमि के प्रकार, भाई थोड़ा नाम यहाँ पे अजीब अजीब हो सकते हैं तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। ठीक है, चोल काल में भूमि के प्रकार देखिए, वल्लन गवाई जो होती थी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, वल्लन गवाई। उसके बाद से ब्रह्मादे, ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मादे कहते थे। उसके बाद से भूमि है शाला भोग, किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि थी शाला भोग। देवदान या तिरुम टडक्कनी मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकेंड ने प्रकेशरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेशरी की उपाधि धारण की और चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोल व पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की
भूमिका निभाया था। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल के ग्रस्त गरीब जनता के राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। विक्रम चोल। क्लोतुंग सेकेंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजन ने उस मूर्ति का पुनरुद्धार कराया और तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी करवाया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरू नंदरम और निम्न श्रेणी अधिकारियों को शेरू नंदरन कहा था। लेखों के कुछ अधिकारियों को ऊडन कुट्टम कहा गया था। ऊडन कुट्टम कहा जिसका अर्थ होता था राजा के पास रहने वाले अधिकारी, ऊदम कुट्टम। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों प्रांतों में विभक्त था। मंडलम को कुट्टम और कोट्टम नाडु एवं नाडु कुर्रम को विभक्त था। भाई देखो 6 मंडलों में प्रांत में विभक्त था। मंडलम से कुट्टम में, कुट्टम नाडु में और नाडु कई या कुर्रमों में विभक्त था। नाडु के स्थानीय भाषा में नाटूर या नगर की स्थानीय भाषा में नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज के अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, जिन्होंने या उनमें से कई धनी और भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा जाता था। अरियार प्रधान, अरियार जो होता था प्रधान जैसी उपाधियां दी थी, जिन्होंने केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। उनको जो राजाएं होते थे, सॉरी क्या बोलते हैं, जो धनी लोग होते थे उन्हें अरियार से कहते थे। प्रधान जैसी उपाधियां प्रदान थी उनको। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। ऊर्ध सोलह साधारण लोगों की संपत्ति थी या सीमित थी, जिनका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों को निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा या मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसमें सदस्यों को पेरुकल्लम कहा जाता था। यह सभा वीरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को सूचित करने के लिए सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी और व्यापारियों की सभा को नगरम कहा था। क्या कहते थे? नगरम कहा था। चोल काल में भूमिगत उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव के कार्य समिति और सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहता। उसके बाद से कौन सा भैया? वेतन भोगी कर्मचारियों को मध्यस्थ कहा था। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यता, देखिए सभा के सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास आसपास अपना घर होना चाहिए। उसके पास अपना घर होना चाहिए। ठीक है। उसकी उम्र 35-70 के बीच होना चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए उसके पास। सभा की सदस्यता के लिए सब चीजें उसके पास होनी चाहिए। उसकी प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए। उसको ईमानदार होना चाहिए। भाई ये भी था। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये भी होनी चाहिए। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम या दान दी गई भूमि को ब्रह्मदे कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना थी। ठीक है, पदाती सेना। चोल काल में कंजूल सोने के सिक्के थे। कंजूल जो होते थे वो सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जैंग गुंदर प्रसिद्ध कवि थे जो कुलोतुंग प्रथम का राज्य कवि था। इसकी रचना कलिंग तू पड़ी था। कंबन और ओट्टकुट्टन पुगलेंदी को तमिल साहित्य और उसके पंप पुन्न और रन कन्नड़ साहित्य की त्रिरत्न कहा था।
पर्सी ब्राउन को तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विभाग में भारतीय वास्तुकला का निकष माना गया है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार और निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनके दाहिने टांग पर संतुलित रूप में खड़े हुए और उसी टांग के पंजे में अज्ञान और विस्मृति के दैत्य अपशमार को देवता बताते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजगत्रा शीत की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए, जिसमें तिरोभाव यानी भक्त की मन से माया या भ्रम का पर्दा हटाने का घोतक है। उनकी चारों भुजाओं 12 की ओर फैली हुई है। यह मुख्य दाहिना हाथ अभ्यस्त हस्त की मुद्रा की उठता है। इसकी ऊपरी हाथ, उनका जो ऊपरी हाथ है दाया डमरू उनका प्रिय वाद है, पकड़े हुए तबला बंद ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है और ऊपरी बाया दोल हस्त मुद्रा के दाहिने हस्त की अभ्यस्त मुद्रा में जुड़ा हुआ, जिनकी जटाएं दोनों ये हमारी महाकाल की व्याख्या हो रही है। जटाएं दोनों ओर छटकी हुई हैं और वो वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं, जो नित्यंत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है और शिव को भारत के नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता माना गया है। अधिष्ठाता देवता माना गया है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षक के चोल में रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी सेम्बियांग महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखित मिलता है। शिव संत शासन शिव पंडित राजेंद्र फर्श के गुरु थे। कौन थे? शासन तो ईशान शिव, ईशान नाम है इनका। ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। कौन सा था? कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में आश्रित किया जाता था, तनियर कहलाता था। उत्तर में रूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था, प्रतांग प्रथम के शासनकाल में संबंधित है। चोल की राजधानी क्रमशः अनुसार, जो चोल की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरियूर आया, फिर तंजौर आया, फिर गंगकोंड आया, फिर चोलपुरम आया, फिर कांची आया। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं को आदान प्रदान का आधार धान था। आम वस्तु के आदान प्रदान धान के तहत करते थे, धान के तहत ले सकते थे। नेक्स्ट है चोल काल में विशाल व्यापारी समूह थे, जैसे वल्लीजियार या नानादेशी या मिनी ग्रामम काल था। विष्णु के उपासक अलवार या शिव के उपासक को नयनार कहते थे। विष्णु के उपासक को अलवार और शिव के उपासक को नयनार कहा जाता था। चालुक्य वंश या कल्याणी वंश जैसे कहते हैं। चालुक्य वंश देखते हैं यहां से। देखिए चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। इनकी राजधानी मानेखेड़ थी। क्या थी? मानेखेड़ थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए। ये तैलप प्रथम और तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह और सोमेश्वर सेकंड। विक्रमादित्य आपके 6th आए, फिर आए कौन आए? और सोमेश्वर 3rd आए, तैलप 3rd आए। नेक्स्ट है आपका, देखिए सोमेश्वर जो प्रथम थे वो मानेखेड़ से राजधानी हटाकर कहाँ लेके आए? कल्याणी जो कर्नाटक है वहां को बनाया। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 थे और विल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति का व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित्र रचना विल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सेकंड के जीवन पर आधारित 6 के जीवन पर आधारित प्रकाश डाला गया। ठीक है। चालुक्य वंश, चालुक्य या वतापी या बदामी वंश। जयसिंह ने वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशी प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश और पुलकेशी तृतीय
द्वितीय थे और विक्रमादित्य थे और विनयादित्य थे और विजयादित्य थे। एक बार फिर से देखते हैं। पुलकेशी प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम थे, मंगलेश थे, पुलकेशी द्वितीय थे, विक्रमादित्य थे और विनयादित्य थे, विजयादित्य थे। इसमें सबसे प्रतापी पुलकेशी राजा पुलकेशी द्वितीय थे। वातापी की चालुक्य के सामंत स्थिति में स्वतंत्र स्थिति में लाने का पहला शासक पुलकेशी प्रथम था, इसलिए इसे चालुक्य का राजवंश वातापी का संस्थापक कहता है। 543 से 44 में उसने वातापी के निकट पहाड़ी को किलेबंदी करके दुर्ग के रूप में दिया था। यह अमेघ जगह करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अश्वमेघ यज्ञ करके अपने क्या किया? स्वतंत्रता की घोषणा की, अश्वमेघ यज्ञ करके। वातापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिनों रेवती या द्वीप नाम से जानता, किसे? रेवती द्वीप के नाम से जानते थे गोवा को। महाकूट स्तंभलेख के प्रमाणिक होता है कि पुलकेशी द्वितीय बहुस्वर्ण या अग्निस्टोम यज्ञ का संपन्न कराया था, जिसने जितेंद्र या मेगुती मंदिर पुलकेशी द्वितीय ने बनाया था। किसने? जितेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशी द्वितीय ने बनाया था। पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि पुलकेशी द्वितीय ने धारण की थी। पुलकेशी द्वितीय ने ईरान के शाह, एक मिनट रुकिए, पुलकेशी द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो सेकंड के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह शुरुख सेकंड ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग जो था 641 में चीनी यात्री हुएनसोंग पुलकेशी सेकंड के दरबार में आया। पल्लवी शासक नरसिंह प्रथम ने पुलकेशी द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया, या वातापी का अधिकार ले लिया। बादामी था, ठीक है। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशी द्वितीय मारा गया और इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड की धारण की थी, उपाधि धारण कर ली थी। भाई किसी को मारो उपाधि धारण कर लेते थे। वातापी कुंड नरसिंह वर्मन ने धारण कर लिया था पुलकेशी द्वितीय को मारने के बाद। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशी द्वितीय से है। इसके लेखक रवि कीर्ति हैं। एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशी द्वितीय को दिखाया गया। मालवा के जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तरपथ नाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में दक्कन के अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य ने भतीजा पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनिज नाश्य की उपाधि दी थी। अवनिज नाश्य की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी लोक महादेवी पदगल ने विरूपाक्ष महादेव की मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर की मंदिर का निर्माण किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी जो थी लोक महादेवी ने पदगल में कहाँ किया था? विरूपाक्ष महादेव की मंदिर। उसकी दूसरी पत्नी थी विक्रमादित्य की, उसका नाम था त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंतीदुर्ग के परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिरों का शहर कहा गया। एहोल नगर जो है मंदिरों को शहर कहा गया। चालुक्य वंश जिसे बेंगी वंश कहा गया। बेंगी के चालुक्य का सर्वप्रथम स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। इसकी सेनापति पंडरंग था। क्या नाम का? सेनापति का नाम पंडरंग था। राष्ट्रकूट देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना दंतीदुर्ग ने 752 में की थी। इसकी शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन था। इसकी राजधानी मानिकर व मान्यखेत वर्तमान मालकेंड या सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकेंड और इंद्र थर्ड, कृष्ण थर्ड। कौन कौन थे भाई? कृष्ण प्रथम थे, ध्रुव थे, फिर गोविंद थे, गोविंद तृतीय थे, अमोघ वर्ष थे, कृष्ण सेकेंड थे, इंद्र थर्ड थे और कृष्ण थर्ड थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वंशराज व पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को
धरा पर भी कहा था। गोविंद थर्ड ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रयुद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल व प्रतिहार वंश के संस्थापक या शासक नागभट्ट सेकेंड को पराजित किया। पल्लव, पांडे, केरल और गंग शासकों को संघ की गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। आदिपुरम और त्रिष्ट लक्षण महापुराण की रचना की। त्रिष्टि लक्षण महापुराण की रचना की, जिसने रचना की जिनसेन थे गणित सार संग्रह के लेखक। क्या नाम था इनका? जिनसेन। लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक शात्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपना जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष ने इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरबी यात्री अलमशुदी भारत आया था। इसने तत्कालिक राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा में कवि पुण्य रहते थे। कवि पुण्य कहा करते थे। राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कृष्ण थर्ड के दरबार में कवि पुण्य रहते, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कवि पुण्य ने क्या किया था? शांति पुराण की रचना की थी कवि पुण्य ने। अच्छा, अभी इधर है, एक मिनट रुकिए, इधर है। कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकेंड ने कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकेंड ने 973 में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में 36 कैलाश शैलकृत गुफाएं, कितने? 34 है, माफ कीजिएगा, 34 शैलकृत गुफाएं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध और 13 से 29 तक हिंदुओं का और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10, इसमें एक चैत्य है और यहाँ पे 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिनमें 2 स्थल पर 3 स्थल नाम दिया गया। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु के नरसिंह सिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया विष्णु को। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट जो थे शैव, वैष्णव, शक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बचने और इस्लाम प्रचार की स्वीकृति दी थी। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ था, जो 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। इसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक गाफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कौन? रामचंद्र। संगीत शास्त्री सारंगदेव ये सिंघन के दरबारी थे। इन्हें संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। होयसल वंश, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेल्लोर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1177 में किया था। कब किया था? 1177 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलेविड थी। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। ठीक है, कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी काबुलाल थी, जैसे कोलर कहते थे, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंड हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी और गणपति की बेटी, जिसने रुद्रदेव महाराज के नाम ग्रहण किया था, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल से स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र, जो 1295 से 1323 तक था, और राय गजकेशरी और
दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधि थी। रायगज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधि थी। दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी। रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी को थी। यह उपाधि उनके पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्कों पर अंकित होती थी। नेक्स्ट समवर्ती राजवंशों का सब अभ्युदय। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। कौन थे? गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। गोपाल उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राजपूत वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी में गुजराती कवि सुट्ठल सुड्ढल ने धर्मपाल के उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी, जो संबोधित किया, और सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने? धर्मपाल ने किया था। उदंतीपुरी बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा में शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिया था। गोंडी रीति नामक साहित्यिक विधा एक विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। उसके शासकों में पाल शासकों के समय में हुआ था। सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया थी, लखनौती में। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, एक लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन थे, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। दाना सागर एक अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन के पूर्ण रूप में दिया गया था। लक्ष्मण सेन की राजभाषा को गीत गोविंद के लेखक जयदेव और वनदूत के लेखक धोई, जिसमें ब्राह्मण सर्वस्त्र के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री थे। विजय सेन ने देवपाड़ा को वधुनेश्वर मंदिर शिव के विशाल मंदिर है। सेन राजवंश प्रथम राजवंश जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी के उत्कृष्ट करवाया था। लक्ष्मण सेन वांगल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार: काकोटक वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। देखिए, 627 में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में काकोटक वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी और हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। काकोटक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मृतांड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा करवाया गया था। काकोटक वंश के बाद कश्मीर का उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने भी कराई थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सुई से सिंचाई की नहरों का निर्माण कराया। 1980 में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर का लोहार वंश का शासन हुआ। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। ठीक है। लोहार वंश का शासन संगम राज था। संगम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने की उसकी सहायता की थी। सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने की सहायता की थी। संगम राज के लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि व कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हड़ जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 से 1155 तक शासन किया। जय सिंह के शासनकाल के साथ ही कल्हड़ की राज तरंगी का विवरण समाप्त हो गया। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्यस्थ कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ और इस वंश की प्रतिष्ठा और संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर की गई थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत वंश की उत्पत्ति।
गुर्जर प्रतिहार वंश, मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट सेकेंड ने राजपूत सम्राट गोविंद थर्ड को हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी शासक महिर भोज था। कौन था? महिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई और विष्णु भक्त था। इसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि भी धारण की थी। आदिवराह की उपाधि भी धारण की थी। राजशेखर प्रतिहार वंश का महेंद्रपाल के दरबार में थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल जो 1036 में था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल के 11वीं सदी की मध्यवर्ती। अरबी यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वस्त्रराज के शासनकाल में भारत आया था। वस्त्रराज के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट गढ़वाल या राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसकी मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों को प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र एक रानी कुमारी देवी के साथ सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई थी। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने। पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर में जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने गौरी से 1194 में चंदावर के युद्ध में मारा गया था। गौरी ने मार डाला था। ठीक है। नेक्स्ट है चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसमें राजधानी बनवाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ और विशल देव जो 1153 से 1163 में हुआ था। इसे हरिकेली नामक स्थान पर संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज जो फोर्थ थे राजकीय कवि थे, इन्हें ललित विग्रहराज के नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ठीक है, विद्यालय था। बाद में से वो बना दिया गया। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, शायद ऐबक ही था। ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश के अंतिम शासक चंद्रबरवाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकीय कवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो ने की है। रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। परमार वंश। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धरा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। नैषधीय चरित्र के लेखक हर्षश्री और प्रबंधन चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे। ठीक है। नैषधीय चरित्र के लेखक हर्षश्री थे और प्रबंधन चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अपने अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृति बात आपके ठीक है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत ये युक्ति, कल्पपरुत और वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों उनके प्रयोग में उल्लेख है। नेक्स्ट नव शासा खंडचरित के रचयिता पद्मगुप्त और 10 रूपक के रचयिता धनंजय और धनंजय धनिक लायुध और अमित गति जैसे विद्वान वाक्य पति मंजूर दरबार में थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज।
भोज ने अपनी राजधानी को सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करा था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय की खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धरानगर विदा इस विद्वानों के प्रमुख केंद्र, इसमें चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करा था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नशरत खां और उलू खां ने मालवा का अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। अब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जेजाक भुक्ति था। चंदेल वंश का शासक ननकू, जो 831 में था। ननकू। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। ठीक है। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोवा था। राजा गध ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो पर स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और इसके विष्णु की प्रतिमा का प्राप्त की। उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर का स्थापित की। खजुराहो में विष्णु मंदिर स्थापित की। धंग ने जिन्नानाथ और विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण और गंधदेव द्वारा 1999 में किया था। गंध ने गंगा जमुना संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर त्याग दिया था। गंध ने गंगा जमुना संगम में शिव की आराधना करते हुए। चंदेल शासक विदाधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि वह मोहम्मद महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विदाधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। विदाधर अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने मोहम्मद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। विदाधर इंपॉर्टेंट थे भाई। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की, जिसने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। अल्लाउद्दीन नामक 2 सेना नायक परम दृढ़देव के दरबार में रहते थे। परम दृढ़देव के दरबार में रहते, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम दृढ़देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इसकी मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। नोट, चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने 954 में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। कैसे यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था? एक मिनट। यशोवर्मन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की थी। यह अर्धमंडप, एक मंडप और महामंडप और निर्माण सहित गर्भगृह है। इस हिस्से हर हिस्से में अपना अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों और पद दक्षिणा पद की बाहरी और भीतरी दीवारें प्रतिमाओं की सजी हुई है। बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं और प्रतिमाओं का कामोदीप या आकृतियों को सुसज्जित है। खजुराहो के मंदिर अपने कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों कोनों पर दिवाले बने हैं, जिनमें 3 देवियों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा, जिसमें दिवाले की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा को पहचाना जा सकता है। सोलंकी वंश व गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। इसकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम ने शासनकाल में मोहम्मद गजनी को सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध जय मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज के अपने 7 पूर्वजों को गजारोही मूर्ति की स्थापना की थी। माउंट आबू पर मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं ने शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जयसिंह राज द्वारा कराया था। सोलंकी शासक कुमार पाल ने जैन मत था। यह जैन धर्म के अंतिम शासक प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय है। भीम सेकेंड ने एक सामंत लवण प्रसाद में गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। भीम सेकेंड ने बघेल वंश के
बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी या चेदी वंश, कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था, इसकी राजधानी त्रिपुरा थी। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक गंगदेव था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कड़देव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करती। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी वंश के दरबार में थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। अपनी विजय को उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करके राणा कुंभा के चित्तौड़ पर करवाया था। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। उसके बाद से आया खतौली के युद्ध 1518 में राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी के हुआ। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ 1518 में। यहाँ से मध्यकालीन भारत तो हम लोग का एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है और मध्यकालीन स्टार्ट होगा कल से। मध्यकालीन में बताता हूँ कितना पेज है भाई। छब्बीस मध्यकालीन, 25-26 मध्यकालीन, ठीक है। 27 से 38 है मध्यकालीन, 2 से 3 पार्ट। आधुनिक जो है 39 से कहाँ तक है? 60 तक है। 60 से 81, ठीक है। उसके बाद है भूगोल है, भारत का भूगोल है, पर्यावरण प्रस्तुत की है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, फिर संविधान है। संविधान के बाद है कला संस्कृति है, उसके बाद से भौतिक विज्ञान है, विविध है, रसायन विज्ञान है, विविध है, फिर जीव विज्ञान है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर है, खेलकूद है। उसके बाद से आपका पूरा विविध है, भारत में कौन क्या प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, वगैरह वगैरह। ठीक है, बस इतना ही।